हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एड। सो जो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज हमारा प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगी एड्रेनर्जिक एजेंट्स के बारे में या एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। अब एड्रेनर्जिक एजेंट समझने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस मैंने एक वीडियो बनाया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। उसमें मैंने आपको समझाया था कि दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है ना। एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। और एक होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा था वो क्या था हमारा एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। क्या था एसिटाइलकोलिन। एंड जो ड्रग्स या जो एजेंट्स एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन करती हैं या एसिटाइलकोलिन जैसा अपना एक्शन दे रही थी, उन ड्रग्स को हमने क्या बोला था, कोलिनर्जिक ड्रग्स। क्या बोला था, कोलिनर्जिक ड्रग्स, है ना। यानी कि ये वो एजेंट्स थे या वो ड्रग्स थी जो एसिटाइलकोलिन जैसा फंक्शन कर रही हैं। सेम वैसे ही जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, इसमें जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। अब एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन क्या है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो ड्रग्स या जो भी एजेंट्स इस एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जैसा फंक्शन करेंगे, ठीक है ना, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एड्रेनर्जिक एजेंट्स, एड्रेनर्जिक एजेंट्स। यानी कि वो एजेंट्स या वो ड्रग्स जो एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन जैसा फंक्शन करेंगे वही हमारी एड्रेनर्जिक एजेंट्स होंगे, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे आज के डेफिनेशन पे। अब मैंने क्या बताया कि सीए जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन उसी के जैसा फंक्शन करते हैं। अब उसके जैसा फंक्शन कर रहे हैं तो यानी कि उसकी मिमिक्री कर रहे हैं। मिमिक्री का मतलब क्या होता है कि आप किसी कॉपी करना, उसके फंक्शन या उसके जैसा वो काम कर रहा है, जैसा वो रोल प्ले कर रहा है उसके जैसा आप फंक्शन कर रहे हैं या उसके जैसा आप एक्शन दे रहे हैं। तो ये जो ड्रग्स होंगी हमारी, ठीक है, जो हम आगे ड्रग्स पढ़ेंगे, ये ऐसी ड्रग्स होंगी जो सेम एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जैसा फंक्शन देंगी। एंड इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक। यानी कि ऐसी ड्रग्स जो एड्रेनलिन या एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जैसा फंक्शन प्रोड्यूस करती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या जो भी आप मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं, जो भी ड्रग्स है हमारे, मिमिक द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या कहती है समझिए, मिमिक द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। मिमिक द एक्शन का मतलब क्या है कि जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो भी अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं ना, ठीक है ना, सेम उसी के जैसा जो एक्शन हमारी ड्रग्स प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है ना, वो हमारी सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होगी, ठीक है ना। मतलब कि ये एगोनिस्ट या ये ड्रग्स मिमिक द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी कि जैसा स्टिमुलेशन ये न्यूरोट्रांसमीटर कर रहे हैं हमारे, सेम वैसा ही स्टिमुलेशन हमारी जो ड्रग्स करेंगी उन्हीं को हम बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स, ठीक है ना। एंड दीज एजेंट्स प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स एज सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये ड्रग्स सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगी जैसे हमारे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे आज के टॉपिक में हम वो समझ लेते हैं। पहला हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। पहला हम इसको डिस्कस करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे टाइप फंक्शन एंड लोकेशन
ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे कि जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन होता है, देखिए हमें क्या पढ़ना है कि वो ड्रग्स पढ़नी है जो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जैसा फंक्शन देती हैं, ठीक है ना। तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एड्रेनलिन है वो हमारी बॉडी में बनता कैसे है, रिलीज कैसे होता है, स्टोर कैसे होता है, एंड वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है ना। इसके बाद से हमें ये जानना होगा कि ये एड्रेनलिन या किस किस रिसेप्टर पे जाकर के अपना एक्शन देता है, या उस एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन के बाइंड होने से रिसेप्टर पे क्या एक्शन आता है, एंड वो किस किस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो अगर हम एड्रेनलिन का फंक्शन, एड्रेनलिन का स्टोरेज सिंथेसिस अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें ये इजी पड़ जाएगा कि जो ड्रग्स हैं वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, वो हम समझ जाएंगे, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। सो सबसे पहले हम समझते हैं सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। तो यहाँ पे देख लेते हैं सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, यानी कि जो नॉर एड्रेनलिन है वो किस तरीके से सिंथेसाइज होता है, कैसे स्टोर होता है, एंड वो किस तरीके से रिलीज होता है। तो सबसे पहले ये चीज समझनी है कि जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, वो बनते हैं हमारे अमाइनो एसिड से, एंड ये अमाइनो एसिड हम कहाँ से, हमारी बॉडी में से पाए जाते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बोलते हैं ना। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड, ठीक है ना। यानी कि अगर बॉडी में अमाइनो एसिड्स की कमी होगी, एंड अमाइनो एसिड्स किसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, प्रोटीन का, यानी अगर बॉडी में प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड की कमी होगी तो बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो नॉन एड्रेनलिन जो है हमारा सबसे पहले बनता है टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से। दिस इज अ टायरोसिन, एंड ये टायरोसिन नर्व टर्मिनल्स में एंटर करता है। अच्छा, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है ये दो न्यूरॉन्स का साइनेप्स पॉइंट है, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं दो न्यूरॉन्स जहाँ पे कनेक्ट होती हैं उनका जो साइनेप्स पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे दिखाया कि दिस इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड ये वाला जो सेक्शन है आपका इधर वाला इतना सेक्शन ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है ना। सो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में ये जो टायरोसिन है ये अमाइनो एसिड है ये एंटर करता है, ठीक है ना। एंड जैसे ही ये टायरोसिन एंटर करेगा इट इज कन्वर्टेड इनटू द डोपा। क्या किसमें कन्वर्ट होगा, डोपा। डोपा का फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ये भी फिनाइल एलानिन अगर आपको पता हो, दिस इज ऑल्सो द अमाइनो एसिड, ठीक है ना। यानी कि टायरोसिन का कन्वर्जन फिनाइल एलानिन में हुआ डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन में, ठीक है ना। एंड ये टायरोसिन डोपा में कन्वर्ट किस एंजाइम की मदद से हो, भाई टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में तो कुछ तो एंजाइम होगा ना जो उसको कन्वर्ट करेगा। सो यहाँ पे टायरोसिन को डोपा में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम होता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन इनटू द डोपा, एंड डोपा का फुल फॉर्म क्या है, डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ गई कि टायरोसिन से डोपा बन गया। अब डोपा से डोपामीन कैसे बनेगा, so dopa is converted into the dopamine with the help of the enzyme called dopa decarboxylase. This is the enzyme which is responsible for the conversion of dopa into the dopamine. So dopa से dopamine बनता है किसकी प्रेजेंस में, dopa decarboxylase नाम की एंजाइम में, ठीक। अब क्या होगा कि ये जो डोपामीन है ये वेसिकल्स में जाएगा। वेसिकल समझ रहे ना, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड उसमें जा करके ये डोपामीन जा करके स्टोर होगा। जैसे ही ये वेसिकल्स में जाएगा ये डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा नॉर एड्रेनलिन में। किसमें, नॉर एड्रेनलिन में, नॉर एड्रेनलिन में। यानी कि डोपामीन का कन्वर्जन नॉर एड्रेनलिन में वेसिकल्स में होता है, एंड किसकी प्रेजेंस में होगा, इसको कन्वर्ट भी कौन करेगा, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, दिस इज एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ डोपामीन इनटू द नॉर एड्रेनलिन, एंड ये जो कन्वर्जन होगा इनसाइड द वेसिकल्स ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है ना। जो वेसिकल्स होती है हमारी न्यूरॉन्स की, इसके अंदर ही डोपामीन का कन्वर्जन नॉर एड्रेनलिन में होगा। अब
जब जैसे ही स्टिमुलेशन आएगी, अभी नॉर एड्रेनलिन ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली रिलीज हो रहा है, जब स्टिमुलेशन आएगी या जब लगेगा कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने की जरूरत है, ठीक है, या कुछ इम्पल्स जनरेट होगी, उस कंडीशन में ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा, ठीक है ना। एंड रिलीज होकर के सबसे पहले ये कहाँ जाएगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ये जो एरिया जहाँ पे होता है ना प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये मैं यहाँ पे एरो हटा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये यहाँ पे ये क्या है, ब्लैंक स्पेस है, ठीक है ना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड ये जो सेक्शन है दिस इज कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये जो नॉर एड्रेनलिन है रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, एंड अपने अपने जो एसेंशियल आप बोल सकते हैं कि इसके रिसेप्टर्स हैं उन पे जा करके ये नॉर एड्रेनलिन जो है वो बाइंड करता है, ठीक है ना। अल्फा बीटा एंड अल्फा रिसेप्टर, तो दो तरह के एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं हमारे, अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। ये मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में समझाया होगा, अभी हम डिटेल में भी समझेंगे। तो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर जो भी इसके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनसे जाकर के नॉर एड्रेनलिन जो है वो बाइंड हो जाता है एंड अपना एक्शन देता है। एक चीज और है, मैंने बोला है कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक होता है नॉर एड्रेनलिन और एक मैंने बोला कि एड्रेनलिन भी होता है। अब ये एड्रेनलिन कहाँ गया भाई, यहाँ तो हम नॉर एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं। ये जो नॉर एड्रेनलिन है ना, ये जाता है एड्रिनल मेडुला के पास, किसके पास, एड्रिनल मेडुला, एंड एड्रिनल मेडुला क्या करता है, इसका कन्वर्जन कर देता है, किसका, नॉर एड्रेनलिन का, किसमें, एड्रेनलिन में। समझे बात को, यानी कि नॉर एड्रेनलिन का कन्वर्जन एड्रेनलिन में एड्रिनल मेडुला यानी जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है ना वहां पे होता है, ठीक है ना। सो दैट ये एड्रेनलिन जो है आपका एड्रिनल मेडुला में बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये तो हो गया कि नॉर एड्रेनलिन अपने जो रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स हैं उन पे जाकर के बाइंड करता है एंड अपना एक्शन देगा एंड सिंपैथेटिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, स्टिमुलेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या ये जो हमारे नॉर एड्रेनलिन है ये कॉन्टिन्यूसली अपना एक्शन देता रहेगा, नहीं। कॉन्टिन्यूसली अगर एक्शन देता रहेगा तो भाई आपकी हार्ट बीट जो है वो, हार्ट रेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज रहेगी, हार्ट रेट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन हार्ट कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होने लगेगा, स्वेटिंग कॉन्टिन्यूसली, मतलब जितने भी आप बोल सकते हैं एक्टिविटीज हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो कॉन्टिन्यूसली होने लगेंगी। सो ये चीजें हमें कॉन्टिन्यूस नहीं चाहिए होती हैं, तो बॉडी क्या करती है, इसका टर्मिनेशन करेगी, यानी कि जितना स्टिमुली है, जब तक आ रहा है स्टिमुली उतना ही टाइम तक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, उसके बाद में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो अपना एक्शन टर्मिनेट कर देंगे। तो अब ये एक्शन टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, किस तरीके से जो नॉर एड्रेनलिन है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो आया है ये किस तरीके से वापस से इस एक्सॉन में जाएगा। तो दो रास्ते हैं, पहला तो ये है कि ये जो नॉर एड्रेनलिन है ना इसका वापस से रीअपटेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं रीअपटेक, यानी कि जो नॉर एड्रेनलिन है जो रिलीज हुआ इसको वापस से न्यूरॉन्स में एक्सॉन में रीअपटेक कर लेना, यानी कि लॉस नहीं करने देना है। एंड ये रीअपटेक किससे होगा, अल्फा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये रीअपटेक करवाते हैं, यानी कि नॉर एड्रेनलिन जो अब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है उसका रीअपटेक कर लेंगे। अब ये रीअपटेक होने के बाद ये नॉर एड्रेनलिन क्या होगा, ये जो नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक हुआ अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा डोपामीन में, ठीक है ना। लेकिन ब्रेकडाउन किसके प्रेजेंस में होगा, MAO का मतलब मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, किससे रिलीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से। कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस नर्वस सिस्टम में भी पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम होगा मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, एंड ये मोनो अमाइन ऑक्सीडेज जो नॉर एड्रेनलिन यहाँ से रीअपटेक हुआ उसको कन्वर्ट कर देगा डोपामीन में, एंड ये डोपामीन स्टोर रहेगा, ठीक है ना। एंड जब जरूरत होगी तब जाके ये डोपामीन नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट होगा एंड रिलीज होगा। सो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है कि भाई टायरोसिन से कन्वर्ट हुआ डोपामीन, टायरोसिन से कैसे कन्वर्ट हुआ, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, एंड ये डोपा फिर से कन्वर्ट हुआ डोपामीन में, किसकी प्रेजेंस में, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर ये डोपामीन जो वेसिकल्स हैं एक्सॉन की उसमें जाके स्टोर हुआ एंड फिर कन्वर्ट हुआ नॉर एड्रेनलिन में, किसकी प्रेजेंस में, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज
एंजाइम में। अभी नॉर एड्रेनलिन जैसे ही स्टिमुलेशन जनरेट होगा, ये नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो हमारे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, उनसे जाकर के बाइंड करेगा एंड अपना एक्शन देगा। जैसे ही एक्शन टर्मिनेट होना हो गया, अपना एक्शन हो गया, तब इसके एक्शन को टर्मिनेट करने के लिए इस नॉर एड्रेनलिन को वापस से रीअपटेक कर लिया जाएगा न्यूरॉन में, ठीक है ना, अल्फा 2 रिसेप्टर में, ठीक है, अल्फा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू। एंड ये नॉर एड्रेनलिन मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से डोपामिन में, ठीक है, एंड देन यही डोपामिन नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ये एक साइकिल चल रही है, यहाँ से नॉर एड्रेनलिन आया, फिर डोपामिन कन्वर्ट हुआ एंड नॉर एड्रेनलिन जो है वो फिर से बना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से एंजाइम का बनना बंद हो जाएगा। ये जो है कुछ हद तक इसमें दो रास्ते होता क्या है जनरली कि पूरा का पूरा नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक नहीं होता, कुछ सेल्स में ऐसे ही डिफ्यूज होने लगता है बिना काम के। सो कंसंट्रेशन जितना बना उतना रीअपटेक नहीं होता। अगर उतना ही रीअपटेक हो जाता ना तो ये टायरोसिन बनाता नहीं दोबारा डोपामिन, तो कुछ कम अमाउंट का रीअपटेक होता है, क्योंकि कुछ ब्लड में ऐसे डिफ्यूज होने लगता है, कुछ लीवर के पास चला जाता है, कुछ एड्रिनल ग्लैंड के पास चला जाता है। इस तरीके से जो कंसंट्रेशन है ना नॉर एड्रेनलिन का वो कम हो जाता है, ठीक है ना। सो दिस इज द सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन। जब हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़ेंगे तो हमको इन्हीं स्टेप्स को याद रखना है, और हमें यही देखेंगे कि जो हमारी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो इन्हीं स्टेप्स को ब्लॉक कर देंगी, एंड जो एड्रेनलिन का रिस्पॉन्स है या एड्रेनर्जिक ड्रग्स का जो सिंथेसिस है या रिलीज है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे क्वेश्चन पेपर में ही पूछा जाता है कि सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एड्रेनलिन, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि भाई नॉर एड्रेनलिन किस किस से बाइंड होता है, अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर से, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि कितने टाइप के अल्फा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन होती है, एंड इनसे जब एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन बाइंड होगा तो क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ठीक है ना। सो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होंगे। एक हमारा होगा अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ठीक है ना। अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे दो तरीके के होंगे फिर से फर्दर, दैट इज अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हमारे फर्दर 3 टाइप के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं ना, ये हमेशा एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि ये उस जिस ऑर्गन में ये न्यूरॉन जाएगी या ये रिसेप्टर जिस ऑर्गन में प्रेजेंट होंगे वहां पे ये एक्साइटेशन करेंगे, ठीक है ना। सो दिस अल्फा 1 रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन, ठीक है ना। वहीं पे जो अल्फा 2 रिसेप्टर होगा जिस भी ऑर्गन में ये पाया जाएगा, एंड इस रिसेप्टर से जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो ये इनहिबिशन प्रोड्यूस करेंगे या उसके एक्शन को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो अल्फा 2 रिसेप्टर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, हालांकि इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, हालांकि इसका एक्शन इसलिए इनहिबिटरी होता है क्योंकि अल्फा 2 रिसेप्टर रीअपटेक करवाते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि अल्फा 2 रिसेप्टर क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक या एड्रेनलिन का या नॉर एड्रेनलिन का रीअपटेक कर देते हैं। तो रीअपटेक कर देंगे तो जाहिर सी बात है जो हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर है उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा, उसका एक्शन कम हो जाएगा, तो इसलिए वो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। फिर आती है बात हमारे बीटा रिसेप्टर, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये जो है रिसेप्टर्स ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, लेकिन डिपेंड करेंगे कि किस लोकेशन पे या किस प्लेस पे ये प्रेजेंट है। अब हम फर्दर डिवाइड करेंगे हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर को। अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे किस किस जगह पे पाए जाते हैं एंड उसका फंक्शन क्या क्या है। जो अल्फा 1 रिसेप्टर है वो स्मूथ मसल्स, आई, ब्लैडर एंड यूट्रस में पाया जाता है, एंड इनमें ये स्मूथ मसल्स, आई, ब्लैडर एंड यूट्रस में पाया जाएगा, एंड इन सब का कॉन्ट्रैक्शन करेगा। देखिए सिंपल इतना समझिए कि ये रिसेप्टर नहीं काम कर रहे हैं, इन रिसेप्टर से जब मॉलिक्यूल बाइंड कर रहे हैं ना तो वो रिस्पॉन्स वो आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि इन रिसेप्टर से जब एड्रेनलिन बाइंड करेगा एंड बाइंड करके जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो ये है कि स्मूथ मसल्स, आई, ब्लैडर एंड यूट्रस इन सब का कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड जीआईटी में रिलैक्सेशन आएगा, ठीक है ना। उसकी जो टोन है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। सो जीआईटी में रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर हमारा पाया जाता है लीवर में, कहाँ पे, लीवर में, एंड लीवर में ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ग्लाइकोजेनेलिसिस के लिए,
ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कोई ऐसी फियर की कंडीशन है या स्ट्रेस की कंडीशन है, उस कंडीशन में भूख तो लगता नहीं है, हंगर तो लगता नहीं है, तो अब बॉडी को तो ग्लाइकोजन चाहिए ना, वो कहाँ से लाएगा? तो जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, उसी का कन्वर्जन ग्लूकोज में हो जाएगा। ठीक है ना, भले हमें हम खाना नहीं खा रहे हैं, हंगर नहीं लग रही है, लेकिन बॉडी अपना जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, इसलिए ये अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे लीवर में पाए जाएंगे एंड ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे। इसके अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द इंक्रीज सलाइवरी सिक्रीशन, डिक्रीज, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में फॉर द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो अभी हमने किसका फंक्शन पढ़ा? बेसिकली अभी हमने सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है ना, कि ये किस किस लोकेशन पाया जाता है, इनका फंक्शन दैट इज अ अल्फा 2 रिसेप्टर। ठीक है ना, अल्फा 2 रिसेप्टर मैंने क्या बताया, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में पाया जाता है एंड ये रीअपटेक करता है एड्रेनालिन का, इसलिए ये एड्रेनालिन के कंसंट्रेशन को घटाता है। सो ये जस्ट अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करेगा अल्फा 1 रिसेप्टर के। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या है, उससे एड्रेनालिन बाइंड होता है एंड रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अल्फा 2 रिसेप्टर एड्रेनालिन का रीअपटेक कर देगा, जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन घट जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर हमारे 3 तरह के होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। बीटा 1 रिसेप्टर हमारे कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट में, किडनी में एंड एडिपोज टिश्यू में। ठीक है ना, हार्ट में ये बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को बढ़ाते हैं एंड कार्डियक वर्क को बढ़ाते हैं। ठीक है ना, बीटा 2 यानी इसके अलावा ये किडनी में पाए जाएंगे। किडनी में ये रेनिन के रिलीज को प्रमोट करते हैं। रेनिन क्या, इट इज अ हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम द किडनी एंड ये जो रेनिन होता है ये रास सिस्टम को एक्टिवेट करता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, एंड अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो उसकी वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ये रेनिन रिलीज होने की वजह से वैसो कंस्ट्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इसकी रिस्पॉन्सिबल की वजह से। सो बीटा 1 रिसेप्टर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, इंक्रीज कार्डियक वर्क। इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो इन सबको डिक्रीज करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दे देते हैं। ठीक है ना, एंड ये बीटा रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं एंड फैट का ब्रेक डाउन करते हैं, लिपोलिसिस जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर हमारे वस्कुलर स्मूथ मसल्स में पाए जाते हैं एंड स्केलेटल मसल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, स्केलेटल मसल्स में भी ये रिलैक्सेशन करेंगे एंड स्मूथ मसल्स यानी ब्लड कैपिलरीज जो हैं उनका वैसो डायलेशन होता है, ब्लड कैपिलरीज वैसो डायलेट हो जाएंगी एंड जो स्केलेटल मसल्स हैं इनमें रिलैक्सेशन आ जाएगा, बीटा 2 रिसेप्टर पाए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है ना, एंड इसके अलावा बीटा 2 रिसेप्टर आई एंड ब्रोंकाई में पाए जाते हैं एंड ये रिलैक्सेशन करते हैं, प्यूपिल का रिलैक्सेशन करेंगे, ब्रोंकाई का रिलैक्सेशन करेंगे। ठीक है ना, लास्ट आता है हमारा बीटा 3 रिसेप्टर, ये हमारे एडिपोज टिश्यू में पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू, एंड ये वहां पे क्या करेगा, लिपोलिसिस करेगा। ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, देयर लोकेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से एड्रेनर्जिक ड्रग्स का क्या रोल है। ठीक है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, यानी कि एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो एड्रेनलिन है इसके जैसी जो ड्रग्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किस किस यूज में। ठीक है ना, एंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, एंड आप क्या कौन से टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं आप एक बार मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।